गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन बियॉन्ड हेडलाइंस, है ना, जहाँ पे मैं आपके साथ डेली एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जो मैं डेली द हिंदू हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, मैगजीन्स वजह से योजना कुरुक्षेत्र, उससे मैं चूज करता हूँ सिलेक्टिवली जो आपके आईएएस या ओएएस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। नॉट ओनली इन आईएएस एंड ओएएस एग्जाम, बट यूपीएससी से जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है या ओपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, उस एग्जाम में ये जो करंट अफेयर डेफिनेटली आएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हो ओपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 15 दिसंबर में, मेरे बनाए गए वीडियो से बहुत ही करंट अफेयर टॉपिक जैसे आ रखा था, ठीक है। जैसे आपका बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा था उस पर मैंने बना रखा था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में उसमें आ रखा था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ जाता है। तो सिमिलरली जो मैं टॉपिक ये चूज करता हूं बच्चों, वो यही ध्यान में रख के चूज करता हूं कि आपका कितना कम समय में जो इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है आईएएस ओएएस के लिए, वो आपको कवर अप हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। हर एक वीडियो, हर एक जो कंटेंट में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। इसका पीडीएफ भी आप जो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके आप ज्वाइन करिए और आज से जितने मैंने पीपीटी बना रखा है वो इजीली आपको मिल जाएगा। प्लस हमारा क्लास नोट्स, डेली क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस आप उस टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हमने चूज किया बच्चों, जो 3-4 दिन से लगातार चल रहा है हमारा, है ना, जैसे ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, मैया समान योजना, आर्टिकल 176 एंड यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर और फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। ये 5 टॉपिक को आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जैसे हमने एक लॉन्च कर रखा है बैच मेंस के लिए, मेंस प्रोग्राम हमारा कौशल मेंस प्रोग्राम, जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होता है, सेक्शनल टेस्ट है, ऑप्शनल गाइडेंस है ना। उसके अलावा भी हम दे रहे आपको एक्सक्लूसिव क्लास फॉर एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, एसे, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी। ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। पूरे ओडिशा में आपको इस टाइप का फैसिलिटी, टेस्ट और क्लासेस नहीं कोई प्रोवाइड कर रहा है, बट कौशल आईएएस ये ऑब्जेक्टिव में, मिशन में लेके चल रहा है कि एटलीस्ट 100 सिलेक्शन कौशल आईएएस से हो, ठीक है। तो पूरा ये हमारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स है। अगर आपको मेंस प्रोग्राम में एनरोल करना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर करिए, क्योंकि आपका मेंस आने वाला कब, मार्च 2nd वीक में, ठीक है। हमारे इस चैनल में बहुत हमने मेंस रिलेटेड आंसर राइटिंग डाल रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, और जितना जल्दी हो पाए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मेंस प्रोग्राम। तो पहला टॉपिक बच्चों था हमारा ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे मीम, या आपके दोस्त लोग व्हाट्सएप स्टेटस शेयर कर रहे होंगे कि क्या फिर से कोविड जैसा सीन आने वाला है ना। फिर से चाइना में एक ऐसा टाइप का वायरस पाया गया है जो कि बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर टू कोविड, जो 2019-20 में जैसा सबने फेस किया था, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का वायरस आ रखा है, ठीक है। तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, ऐसा कुछ ये अभी तक जो हमारा एनसीडीसी है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो पुणे में जिसका हेडक्वार्टर है, प्लस डब्ल्यूएचओ को जो एक्स साइंटिस्ट है ना डॉक्टर स्वामीनाथन, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वायरस हमारे लिए नया नहीं है, ये ऑलरेडी 2001 में आ रखा है। इसका जो ट्रेस है ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस है। हाँ, स्प्रेड कुछ ज़्यादा मतलब स्प्रेड थोड़ा इसका ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका जो सिम्टम्स है बच्चों, कॉमन जो आपका वायरस है, जो आपका जो कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, कॉमन सिम्टम्स ही रहेगा जो आपको नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल कोल्ड जब लग जाता है उसको, तो वही सिम्टम्स है। तो डरने वाली बात नहीं है। आजकल जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप न्यूज़ से बच्चों लोग जो होते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटीज पढ़ के बेकार में र्यूमर स्प्रेड करे, जो कि पैनिक कंडीशन ट्रिगर कर सकता है, इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो आप अगर सीरियसली आईएएस ओएएस के एस्पिरेंट है तो थोड़ा जाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, साइंटिस्ट लोग का वीडियो देखिए। तो बहुत ही कॉमन वायरस है, कॉमन कोल्ड ही वायरस है ये, जो सिंपल सा आपको सर्दी खांसी जो जुकाम होता है ना, ओवर द जो काउंटर से ड्रग लेके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। बट इसके जो प्रीलिम्स में इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ पाएगा आपका, देखो तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज ए रेस्पिरेटरी वायरस दैट कॉजेस माइल्ड इन्फेक्शन सिमिलर टू दैट कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये भी जैसे कोविड में या कॉमन कोल्ड में क्या होता था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन होता था, सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, जुकाम हो जाएगा, तो ये भी वायरस वही कॉज कर रहा है। प्लस ये आपका इंपॉर्टेंट, इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट इन द ईयर 2000, तो 2001 में आइडेंटिफाइड है, इसका जीनोम सीक्वेंस हो रखा है, ठीक है। ये नोन वायरस है,
जब भी कोई वायरस अननोन रहता है तो वो खतरे का बात है, बट ये ऑलरेडी नोन वायरस, साइंटिस्ट को इस वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मेकअप है, उसको पता है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मोस्ट पीपल रिक्वायर ओवर द काउंटर मेडिसिन फॉर टू रिलीव फीवर एंड पेन। तो जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं कॉमन कोल्ड में, सेम ये वायरस अगेन जो ओवर द काउंटर, जो आपके बगल में जो क्लिनिक होगा उससे आप दवाई लेंगे तो ठीक हो जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बच्चों, देयर इज नो वैक्सीन एंड देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल। तो अभी तक हालांकि ये डिजीज आइडेंटिफाइड हो रखा है, वायरस आइडेंटिफाइड हो रखा है, बट अभी तक इसके लिए वैक्सीन बनाया नहीं गया है। वैक्सीन बच्चों हर डिजीज, हर वायरस के लिए डेवलप नहीं होता है, ठीक है। बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, जो कि इजीली अगर ट्रीट हो जाएगा इसके लिए थोड़ी वैक्सीन बनेंगे। वैक्सीन बनाएंगे सब मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं जानलेवा होते हैं, ठीक है। ये जो डेथ किलिंग वायरस ये होते हैं, ठीक है, स्लो पॉइजनिंग वायरस होते हैं, डेथ किलिंग होते हैं। बट ये जो वायरस है आपका HMPV है ना, ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक लेके आया है, तो अभी इसमें वैक्सीन नहीं है। अब आने वाले केस में अगर जैसे वायरस का एक कॉमन फीचर होता है, UPSC एग्जाम में पूछ रखा है, ये लोग ना अपना जो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे वायरस इन्फेक्ट करता है, किसी बॉडी का होस्ट सेल में जाता है तो अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेता है, दूसरे होस्ट सेल में जाएगा, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, बट एज ऑफ नाउ पैनिक मत होइए, ये वायरस इज सिमिलर टू कॉमन कोल्ड वायरस ही है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो है मैया समान योजना। तो बच्चों ये जो वेमेन एम्पावरमेंट या फिर जो सब्सिडी के ऊपर चला है ना, मिनिमम इनकम सपोर्ट, ठीक है, मिनिमम इनकम सपोर्ट, आजकल ये एक प्रोपागंडा हो गया है, सारे स्टेट गवर्नमेंट ये अपना रहे हैं, ठीक है। झारखंड हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम सपोर्ट फॉर द वेमेन। हर महीने वेमेन के खाते में कोई भी 18 से लेकर 50 ईयर्स के ब्रैकेट में जो भी वेमेन है, जो भी महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में हर महीने 2500 देने का दावा किया जा रहा है। और झारखंड ने आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज कर रखा है अंडर मैया समान योजना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्या है कि देखो पॉलिटिकल वो लोग जो मैनिफेस्टो जो उनका होता है, ठीक है, उसमें तो वो लिख देते हैं, ठीक है, बट इसका इकोनॉमिक में इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, ये अच्छा है 2500 आप अकाउंट में डाल रहे, ठीक है, वेमेन के अकाउंट में डालना जरूरी है क्योंकि उनको फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे जो सोसाइटी और पेट्रियार्की सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटेड है, बट फीमेल क्या है कि कुछ भी सिंपल भी चीज के लिए, मेडिसिन हो या पढ़ाई हो, वेमेन दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट। तो ये इनकम सपोर्ट मेजर बहुत ही अच्छा है, जो 2500 हर महीना क्रेडिट होगा, लगभग 30,000 रुपया साल को हर महिला को 18 से लेकर 15 ईयर्स की एज में उनको मिलेगा। बट इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बजटरी सपोर्ट है कि नहीं है ना, इतना जो रिसोर्स, जितना पैसा जो दे रहे हैं 1500 करोड़ एक इंस्टॉलमेंट लगा, क्या ये सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए, तो वो सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेंस टॉपिक में। फिलहाल मैया सम्मान योजना, ठीक है, ये झारखंड गवर्नमेंट ने किया, इसके रिलेटेड और दो स्कीम है जो कि गवर्नमेंट चल रहा है। एक है आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली अगेन सेम स्कीम है बट उसका नाम अलग हो जाएगा, आपका प्यारी बहन स्कीम, ठीक है, प्यारी बहन स्कीम या प्यारी दीदी स्कीम, ठीक है। तो दिल्ली वाला सेम स्कीम है, 2500 रुपया उनको हर महीने देंगे, मिनिमम इनकम सपोर्ट करेंगे फॉर ऑल द वुमेन अंडर एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 50 ईयर्स। बट दिल्ली में क्या नाम है उसका, प्यारी दीदी स्कीम। मध्य प्रदेश में सिमिलर स्कीम निकला था बच्चों, मध्य प्रदेश में लड़की बहन स्कीम, ठीक है, लड़की बहन स्कीम। तो हर स्टेट में अलग अलग नाम से निकल रहा है, टू प्रोवाइड मिनिमम इनकम सपोर्ट फॉर द वुमेन सो दैट दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यही स्कीम से आप याद रखोगे कौन सा स्कीम कौन सा स्टेट ने निकाला है। तो अभी टॉपिक 10 में चल रहा है, तो मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट ने निकाला, जो भी है 2500 पर मंथ उनको दिया जाएगा एज एन सपोर्ट, एज एन मिनिमम इनकम सपोर्ट, ताकि जो भी अपने रेगुलर जो खर्चा है उनका है ना, मेडिसिन का खर्चा हुआ, एजुकेशन का खर्चा हुआ, या डे टू डे नीड्स जो उनको चाहिए, तो वो लोग मेल काउंटर पार्ट पे या सोसाइटी मतलब जो मेल जो होते हैं ना, उनका आइदर हस्बैंड हुआ आइदर फादर हो, तो उस पर डिपेंड ना रहे, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए। अच्छा स्कीम है, बट इसका ड्रॉबैक से बहुत है, वो लेटर मेंस में मैं डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक में कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हर महीने 15 तारीख को आपको आ जाएगा, उड़ीसा का एक स्कीम है हमारा, ठीक है, वो देख सकते हैं आप। तो ये सब जो सारे स्टेट्स ना नाम चेंज करके ये सब स्कीम्स आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि ओडिशा कौन सा स्कीम, ओडिशा में सेम स्कीम को क्या नाम दिया गया, ठीक है। ओडिशा में जो मिनिमम इनकम सपोर्ट है, मिनिमम इनकम सपोर्ट,
जो स्कीम है वो उड़ीसा में, उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चों, उड़ीसा वाला, ठीक है, उसको याद रखिएगा। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आजकल देखिए यूपीएससी में ना आर्टिकल के अंदर घुस के पूछ रहा है, इवन ओपीएससी भी अब आर्टिकल के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर कौन सा, ये सब कुछ पूछ रहा है। तो आर्टिकल 176 बच्चों बहुत अभी ट्रेंड में, न्यूज में चल रहा है, बिकॉज ऑफ तमिलनाडु गवर्नर, ठीक है, आर एन रवि जो है तमिलनाडु गवर्नर है। तो हमेशा क्या होता है ना बच्चों, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ज्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट में, नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का टसल रहता है। तो लेटेस्टली क्या हुआ है, जो आर एन रवि जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है, न्यू ईयर में कस्टमरी एड्रेस होता है, ठीक है। आर्टिकल 176 इट डील विद स्पेशल सेशन, ठीक है, ये जो डील करता है आर्टिकल 176 ये होता है स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन बच्चों कब होता है, जैसे तुम्हारा एक तो बजट सेशन हो गया, एक मॉनसून सेशन हो गया, एक आपका विंटर सेशन हो गया। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल सेशन होता है, जैसे आप न्यू ईयर का जो पहला सेशन हो गया, या न्यू ईयर में उनको मिलना है, या कुछ ऐसा इमरजेंसी आ रखे, तो उसके लिए जो सेशन अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल सेशन, ठीक है। वो कभी भी अरेंज हो सकता है। तो आर्टिकल 176 डील्स विद स्पेशल सेशन, और स्पेशल सेशन ऑफ द लोकसभा हो सकता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, ठीक है। लोकसभा तो नहीं होगा, आर्टिकल 170 डील्स विद द स्टेट, तो स्पेशल सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या हुआ, तमिलनाडु के जो गवर्नर थे स्पेशल सेशन में आए, ठीक है, जहां पे आए उनको एड्रेस करना था, कस्टमरी एड्रेस, क्योंकि गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा जो दोनों एक साथ मिलते हैं तो एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, बताते हैं क्यों बुलाया गया है, क्या एजेंडा है। सिमिलरली तमिलनाडु गवर्नर को भी इसलिए बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया है ना, समन किया गया, कॉज बताएंगे, रीड आउट करेंगे गवर्नमेंट का प्लान, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। जो तमिलनाडु के गवर्नर थे वो चले गए, बीच से उठ के चले गए। क्यों? उन्होंने इसलिए कहा कि तमिलनाडु में क्या किए कि वो पहले जो उनका स्टेट एंथम बजाए और नेशनल एंथम बजाए नहीं। इसी गुस्से के वजह से जो हमारे गवर्नर है तमिलनाडु के, वो चले गए उठ के कि नेशनल एंथम क्यों नहीं बजा। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, जो लीडर ऑफ द हाउस है ना, जो पार्टी के जो लीडर ऑफ द हाउस है, स्पीकर बोले हमारे कस्टमरी में जो उनका जो सालों से जो कन्वेंशन चले आ रहा है, स्टार्टिंग में वो अपने स्टेट लेवल के मतलब जो गाना है एंथम है, स्टेट एंथम बजाएंगे, और उसके बाद गाना गाते हैं, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग टाइम में जब सेशन खत्म होगा उसके बाद नेशनल एंथम गाते हैं। तो हमारे जो गवर्नर है उनको ये बात खराब लगा कि सारे अदर स्टेट्स में क्या होता है, नेशनल एंथम साथ में एक साथ पहले बजेगा फिर जाके स्टेट एंथम बजेगा, इसकी वजह से उठ के चले गए। तो आर्टिकल 176 इसलिए न्यूज में बच्चों, स्पेशल सेशन जब भी कंडक्ट होता है वो गवर्नर ही कराएगा, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस बार स्पेशल सेशन में ऐसा हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया। सेशन अगर कंडक्ट हुआ है तो जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है उसको कॉज बताना पड़ेगा क्यों बुलाया गया है, एड्रेस करना पड़ेगा, ना कि बिना एड्रेस करके चले जाना। अगर वो बिना एड्रेस करके चले गए तो ये एक ब्लैक स्पॉट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ब्लैक स्पॉट है हमारे लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग में, ठीक है। और एक अगेन जो सेंटर स्टेट का जो फेडरलिज्म इशू है ये भी कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, मतलब जो गैप है, फेडरलिज्म गैप है, वो बहुत बढ़ते जा रहा है हमारा, ठीक है। तो आर्टिकल 76 के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज में। आर्टिकल 176 क्या बताता है, देखो, द गवर्नर मस्ट गिव अ स्पेशल एड्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कि हमारा क्लीचे सेशंस है, रेगुलर सेशंस है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, उसके अलावा जो भी सेशन होता है, न्यू ईयर के बिगिनिंग में जो एक सेशन हो गया, नया गवर्नमेंट फॉर्म उसको सेशन हो गया, उस सेशन में द गवर्नर मस्ट गिव ए स्पेशल एड्रेस, उनको एड्रेस करना ही है, ठीक है। प्लस द गवर्नर मस्ट इन्फॉर्म द लेजिस्लेचर अबाउट द रीजन फॉर द समन, उसको बताना है क्यों बुलाया गया है। बट इस बार जो तमिलनाडु के गवर्नर ने ये सब बोला नहीं, इसलिए ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, जो रेज किया जा रहा है नेशन में। फिर आते हैं हम जो हमारा टॉपिक है यूजीसी, फोर्थ टॉपिक आते हैं यूजीसी रिवाइसेस गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी। तो अगेन ये स्टेट और सेंटर का फेडरलिज्म इशू में टॉपिक मैंने चूज किया क्योंकि फेडरलिज्म पे हमेशा क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो बच्चों क्या होता है ना, स्टेट में आप जानते हो कि जितना भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज होते हैं, एक होता है चांसलर, ठीक है, यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, ठीक है, और दूसरा होगा आपका वाइस चांसलर। तो जो चांसलर बच्चों वो तो बाय डिफॉल्ट कौन होता है,
गवर्नर होता है और वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टेट में वाइस चांसलर का पोजीशन खाली रहता है, ठीक है, वीसी का पोजीशन खाली रहता है, तो उसको भी चांस क्या करता है, तो गवर्नर ही वाइस चांसलर बन के रेगुलेट करता है स्टेट यूनिवर्सिटीज को। इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चों, फेडरलिज्म में कैसे इंपैक्ट करता है, गवर्नर किसका एजेंट है, गवर्नर सेंटर का एजेंट है, स्टेट क्या है, स्टेट तो अलग, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेता हूँ, वेस्ट बंगाल में तो जो बीजेपी का पार्टी का तो नहीं है ना, टीएमसी का ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है। उसमें क्या होता है, जब कोई स्टेट रन यूनिवर्सिटीज में गवर्नर जो कि सेंटर का है वो अगर रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज को, तो उनको लगता है कि ये इम्पोज किया जा रहा है, सेंटर का एक प्रोपागंडा है, ठीक है, तो ये चीज वजह से गवर्नर अपना मोनोपोली वहां पे कर देगा स्टेट यूनिवर्सिटी। ये तो आपका पॉलिटिकल एंगल में हो गया। दूसरा बात बच्चों क्या होता है, जब गवर्नर वीसी का जब पोजीशन लेता है ना, तो एडिशनल प्रेशर बर्डन, बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है उस पर। ऑलरेडी गवर्नर तो बहुत सारे उसका ड्यूटीज फंक्शन रहता है, ये एडिशनल ड्यूटीज उसके लिए बर्डन है, जो कि हमारा पुंची कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। पुंची कमीशन क्या रिकमेंड किया था कि गवर्नर को चांसलर और वाइस चांसलर के पोस्ट से रिलीव किया जाए। गवर्नर को, जो चांसलर कोई भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी या वाइस चांसलर, इस ये पोजीशन उसको दिया नहीं जाए, क्योंकि ओवर बर्डन है, उसका कोई जरूरत नहीं है, प्लस बर्डन है। गवर्नर का और भी बहुत सारा काम है। गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट दे फंक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे मेजर काम है कि सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर क्या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, रिपोर्ट करना है सेंटर को, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है। उसके बाद अगर उसको चांसलर बनाया जा रहा है कोई स्टेट में, तो उसको जरूरत नहीं है, पुंची कमीशन ने पहले ही सजेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या, जो वीसी का पोजीशन है वैकेंट है, तो यूजीसी जो है अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो चेंज किया रेगुलेशन में। क्या चेंज किया है कि अब एक सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी बैठेगा, ठीक है, वो सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी वीसी चूज करेगा। पहले कुछ ऐसा सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी नहीं था, पहले चांसलर ही अपॉइंट कर दे, गवर्नर ही अपॉइंट कर देता था अपने नोन एंड डियर को कि भाई तू यहाँ से वाइस चांसलर बन जा, ठीक है। तो एक मोनोपोली था, फेवरेटिज्म था, नेपोटिज्म था। बट अभी यूजीसी ने चेंज कर दिया, बोले एक सर्च एंड सिलेक्ट कमिटी बैठेगा, 3 मेंबर लोग रहेंगे उस कमिटी में, ठीक है। वो मेंबर डिसाइड करेंगे कि एक वाइस चांसलर कौन होगा। तो फेयर इनफ है ना। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी बैठाया गया है, बनेगा अब से, ठीक है। ए नॉमिनी ऑफ द चेयरमैन यूजीसी, ठीक है, वहां पर यूजीसी के मेंबर रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि वाइस चांसलर कौन रहेगा। अब एक परमानेंट बॉडी अगर सेटअप हो जाएगा जो कि रिक्रूटमेंट करेगा वाइस चांसलर को, तो वाइस चांसलर का पोजीशन वैकेंट नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है, जिससे सारा स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब इफेक्टिवली स्ट्रीमलाइन होकर रन हो पाए। कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो बच्चों जैसे अब फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, इंडिया में सारे सेंट्रल बैंक, जितने भी वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक है, तो वो सब मेंटेन रखता है। कस्टडी जो फॉरेक्स रिजर्व का मेंटेन वो करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व में जैसे मैंने यहाँ दिखाया 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, एसडीआर बोलते हैं उसको, है ना, एंड फोर्थ है रिजर्व ट्रांचे इन आईएमएफ। तो फॉरेक्स रिजर्व को तो डिटेल एक पूरा क्लास लग जाएगा। फिलहाल न्यूज में क्यों है फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि रिसेंटली जो भी आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स का, ठीक है, सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें 90% जो कॉम्पोजिशन है वो फॉरेन करेंसी एसेट होता है, मतलब सारे कंट्रीज के करेंसीज रहेगा, उसमें स्पेशली डॉलर। उसके बाद आता है गोल्ड रिजर्व। इस बार वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये कहा है कि जो टॉप 3 में जो गोल्ड जो अभी रखा है, क्या खरीदा है, वो आरबीआई खरीदा है, ठीक है। तो आरबीआई क्या फायदा, वो आरबीआई खरीद के अपने पास गोल्ड रिजर्व में रखेगा। फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना, ताकि जो इंपोर्ट हम करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेक्स रिजर्व भी जरूरत है उसको इंपोर्ट करने के लिए। आज हमारा इंडियन इकोनॉमी 80% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो क्या यूज करेगा आरबीआई या गवर्नमेंट, वो गवर्नर जो भी द गवर्नमेंट हो, आरबीआई, वो फॉरेक्स रिजर्व यूज करेगा, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रिजर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, रोल है। तो वही आरबीआई इस बार बहुत ज्यादा गोल्ड परचेस किया है टू मेंटेन इस फॉरेक्स रिजर्व। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत आउटस्टैंडिंग पोजीशन पे है, $650 बिलियन पे है, ठीक है। एक टाइम था 1991 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग क्रैश होने वाला था, और हो भी गया था। 1991 में क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, ठीक है, वहां पे फॉरेक्स रिजर्व क्रैश हो गया था, ठीक है। तो एक इंपोर्ट कवर बच्चों एक वर्ड होता है, इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर मतलब क्या होता है ना, इंपोर्ट कवर, ठीक है, यहां पे अच्छे से लिख दे रहा हूं, इंपोर्ट
कवर ये बताता है बच्चों कि हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, कितना फॉरेक्स है, कितना दिन तक हम फॉरेक्स रिजर्व यूज करके हम इंपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये मेजर होता है 30 डेज में। फॉरेक्स रिजर्व अगर हमारे पास इंपोर्ट कवर जो मेजर 30 डेज, क्या हमारे पास 30 दिन का इंपोर्ट करने लायक पैसा है? क्या हमारे पास 30 दिन विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई भी देश से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं? तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट कवर। तो जब 1991 में हमारा इंपोर्ट कवर कितना दिन का हो गया था? बस 12 दिन का हो गया था। और आज हमारा इंपोर्ट कवर 90 दिन से ज्यादा है। मतलब आज भी अगर इंडिया ट्रेड नहीं करे, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं करे, फिर भी जितना फॉरेक्स रिजर्व है 90 दिन तक हम बिना मतलब किसी से उधार लेके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह से मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। तो आने वाले 90 दिन तक अगर आज से ट्रेड नहीं करता है इंडिया वर्ल्ड से, 90 दिन तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 90 दिन के बाद दिवाला निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व का कॉम्पोनेंट पूछता है बच्चों, इसके ऑर्डर में पूछता है कि सबसे ज्यादा कॉम्पोनेंट किसका है, सबसे वेटेज ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट का है, फिर गोल्ड रिजर्व का है, फिर एसडीआर का है एंड रिजर्व ट्रांसफर का, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व अपने आप में बड़ा टॉपिक है, फिलहाल क्यों न्यूज में है वो जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर इसके वजह से जो है मैंने कहा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने क्या क्या है, ठीक है, 8 टन गोल्ड विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशन 8 टन गोल्ड अपने रिजर्व में ऐड किया है, ठीक है। 8 टन गोल्ड इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, गोल्ड का जो वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू मतलब लगभग स्टेबल रहता है, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड है। तो गोल्ड हमारे एक हार्ड करेंसी के टाइप में काम होता है, ठीक है। एक हार्ड करेंसी होता है, एक सॉफ्ट करेंसी होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस टाइप से मैं टॉपिक खत्म कर दिया हूं आपका आज का। प्लस इस जो मैंने आपको पहले कहा था कि मेंस का हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है, और प्लस जिनको आईएएस ओएएस का फाउंडेशन पूरा बेसिक से प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, ऑप्शनल करना है, उसका ये बैच हम 9 जनवरी से स्टार्ट करें, जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा अंडर दिस सेम रूफ, ठीक है। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रजिस्टर करिए, ठीक है। और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास पे। और वीडियो आपको पसंद लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे।